मापोल NX2, NX1 हो गया था हमारा, मापोल NX2 करते हैं। मापोल NX2 बेसिकली इज फॉर योर नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंसेस एंड यहाँ डिस्चार्ज अंडर वाटर होता है। We'll be doing all your parts of NX2 including SMPP. So MAPOL NX2 यहाँ था the control of discharge of residues of noxious liquid substance in bulk shall be as per NX2 MAPOL. तो the discharge into C के 3 categories हैं X, Y and Z. X category जो है that is the most harmful for marine species and humans. इसके कंट्रोल करने discharge Y is less as compared to X, and Z सबसे उससे कम है. So here the tank washings or mixtures containing such substance shall be prohibited unless such discharge are as per compliance of NX2. So category X जो है, ये basically it presents a major hazard when you discharge in sea. So therefore you have to prohibit the discharge into marine environment. Now examples of category X are acetone cyanohydrin, carbon disulfide, nonyl phenol, dibutyl phthalate, epichlorohydrin, ethyl acrylate monomer. Category Y is basically presenting a medium hazard, not a very major hazard, but a medium hazard. So here the hazard will be, so you have to limit the quality and quantity of discharge into the marine environment to prevent this kind of hazard. अब इसमें आपके discharges में acrylonitrile है, biodiesel. Biodiesel basically used cooking oil से बनता है. They are mixed with petrol and other fuels. So here the emissions will be reduced as पेट्रोल में ज़्यादा emissions होती है. कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका यूज आपका इसका CTC कहते हैं इसको. दिस इज यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग. कॉस्टिक सोडा NaOH है, ये आपके ड्रेन क्लीनिंग में काम आएगा, आपके वॉशिंग पाउडर में होगा. इथाइलिन डाइक्लोराइड, MDI, लूब एडिटिव्स, फिनॉल का फिनाइल बनता है 2% में, सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजीन, टूलीन, जाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल. तो मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल जो है ये एंटी फ्रीज में काम आता है. MDI क्या हो सर? MDI तो मुझे भी देखना पड़ता है, व्हाट इज MDI, तो देख लेते हैं. चलो फिर उसको फुल फॉर्म डालते हैं, व्हाट इज MDI. देखते हैं व्हाट इज MDI. मिलेगा तब पता लगेगा कि MDI क्या है. मरीन डीजल समथिंग है, डीजल तो नहीं होगा क्योंकि वो तो NX1 में जाएगा, मरीन समथिंग होगा. चलो तुम लोग भी गूगल में ढूंढ लो MDI क्या है. सर मिथाइलिन डाइफेनाइल डाइसोसाइनेट. मिथाइलिन डाइफेनाइल नहीं, डाइफेनाइल नहीं है, DI है. सर MDI यही दिखा रहा है, मिथाइलिन डाइफेनाइल डाइसोसाइनेट. चलो फिर ठीक है, वो रहने दो, इतना लंबा नाम तो डालेंगे नहीं, वो वैसे ही पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, MDI वो केमिकल है, मिथाइलिन समथिंग है. ठीक है, आगे करते हैं. केमिस्ट्री थोड़ा करना है, इतना ही ठीक है यार. आप इसको हटा देते हैं, चलो MDI को हटा देते हैं, चक्कर ही खत्म हो जाए. ये वर्ड यही हटा देते हैं, कंफ्यूजन ही खत्म हो गया.
लूब एडिटिव्स मतलब लुब्रिकेटिंग ऑयल में जो एडिटिव डालते हैं। देन यू हैव फिनॉल। फिनॉल के लिए स्पेशल पीपी यूज करना पड़ता है, क्योंकि अगर फिनॉल हाथ में गिरा तो छेद हो जाएगा। बेंजीन, लीनियर अल्काइल बेंजीन है, ये कई चीजों बेस में काम आता है। टूलिन, ये पॉलीमराइजेशन में काम आता है। जाइलिन कई चीजों में काम आता है। मेथनॉल वुड स्पिरिट है, ये जो पॉलिशिंग में काम आता है मेडिकल चीजों में काम आता है, बट इसकी लोग पी जाते हैं और अंधे हो जाते हैं। इट इज नॉट इथेनॉल, इट इज मेथनॉल। मेथनॉल को पीने से बंदा मर जाएगा। लार्ड का मतलब फैट है, वेजिटेबल फैट, जो एनिमल फैट को लार्ड कहते हैं। पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, फैट, हेक्सेन, विनाइल एसिड। अब ये बताओ कि पाम ऑयल तो हम लोग खाते हैं, वेजिटेबल ऑयल हम खाते हैं, ये कैटेगरी वाई में क्यों आता है? इसको तो खाते हैं, इसको तो मछली भी खा जाती है, तो कैटेगरी वाई में क्यों आता है? मछली तो इसको खाती है। क्योंकि आई रिमेम्बर वो जब हम पाम ऑयल लोड कर रहे तो पानी में डाल रहे, तो मैंने पूछा भी क्यों डाल रहे हो मलेशिया में, कि पानी में क्यों डाल रहे हो? कह रहे मछली खाती है। लेकिन NX2 कहता है पानी में नहीं डालो। क्यों नहीं डालो? क्या रीजन है? सर ज्यादा डालने पे हार्मफुल हो जाएगा सर। ज्यादा डालने तो हार्मफुल है, तो मछली खाएगी मतलब ज्यादा खाएगी मोटी हो जाएगी, हार्मफुल है ना। ओरल में क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बोलोगे ज्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ये आंसर बोलोगे? नहीं हैं? सर, नहीं सर। फैट को डालोगे तो खा के मोटा हो जाएगा ना, मछली मोटी हो जाएगी, उसको तैरने में मुश्किल हो जाएगी, है ना। यही आंसर है? रॉन्ग आंसर। सर रॉन्ग सर। सर आंसर राइट मछलियों आंसर। को ये सर वो स्टोर खाना हो ज्यादा सकता है, टाइम बट तक पानी पे तैरता है, वो डिजोल्व नहीं होता। रिजॉल्व नहीं होता है। सर मछलियों Dissolve- को खाने में मे बी मतलब अच्छा हो, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पे दे माइट डाई। बट क्यों? वाई दे डाई? बिकॉज दे एंजॉय। वो तो खाती हैं, उनको क्या प्रॉब्लम? हम भी खाते हैं, हम मर नहीं जाते हैं क्या? नहीं नहीं, मछलियाँ मछलियाँ खा सकती हैं, बट उनको मछलियों से कोई दिक्कत नहीं, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है दे माइट डाई। दैट्स वाई ये बाई कैटेगरी में आता हो। नहीं, ये लाइक रीजन वाई। तो अगर डाई करते हैं तो क्यों डाई करते हैं, यही रीजन मुझे पूछना है। मेरा क्वेश्चन है सर कि ऑयल क्यों की इसको पानी शीन में बन डालते जाएगी ना लेवल। हैं? शीन बन उससे जाएगी तो ज्यादा क्या होगा? कंसंट्रेशन। शीन बनने से क्या हो गया? बन गई वो कौन? वेजिटेबल ऑयल की क्या शीन बनेगी? कोई क्रूड ऑयल की जैसे शीन थोड़ा ना बनती है। आंसर सर सबके हाई गलत है। कंसंट्रेशन के कारण मैरीन जो एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो सकती है ज्यादा। किससे? एनिमल क्यों डेथ होगी? सबका आंसर रॉन्ग है। आंसर अभी बताएं कि बाद में बताएं? छोड़ दे, क्या आप लोग पता करोगे? बता बता दो सर। बता दो सर। सर बता दिए। सर वेज ऑयल पाम ऑयल सर पानी में डाल सकते हैं, पर उसके लिए क्राइटेरिया है सर। कहाँ क्राइटेरिया? इसमें तो लिखा नहीं डाल सकते, कैटेगरी वाई में है। ये सॉलिडिफाइंग एंड हाईली विस्कस होती हैं, ठीक है, तो ये सॉलिडिफाई करती है। और दूसरा क्या है कि जब ये पानी के ऊपर लेयर बनाती हैं तो जो बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया, सी दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक एरोबिक बैक्टीरिया होता है, एक एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। तो जो एनारोबिक बैक्टीरिया है उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन जब एरोबिक बैक्टीरिया काम करता है उसको ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो जब वो पानी के नीचे वाली, सपोज एक ऊपर लेयर है और नीचे लेयर है, ठीक है, पानी के ऊपर लेयर है और एक उसके ऊपर लेयर, तो जो एकदम पानी से सटी लेयर को खाना शुरू करेगा उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो हवा से तो नहीं खींचेगा, पानी से ही खींचेगा। तो पानी से जब ऑक्सीजन खींचेगा तो जितनी लेयर बनी उसके नीचे जो ऑक्सीजन कंटेंट है उसको खा जाएगा, खत्म कर देगा। आपको पता ही है आजकल ऑक्सीजन की क्या मारा मारी है। तो अगर बैक्टीरिया अगर ऑक्सीजन ले लेगा तो मछलियां कहाँ से ऑक्सीजन लेंगी? तो मर जाएंगी। आया समझ में कुछ? यस सर। ये रीजन है कि पानी में नहीं डालते। ये नहीं कि मछली खाने से उसको मर जाएगी, ऐसा कोई रीजन नहीं है। तो अगर ओरल में पूछा जाए तो आंसर कर सकते हो, क्योंकि अगर इसको अगर नेट पे ढूंढोगे तो पता ही नहीं लगेगा क्यों।
क्वेश्चन तो बढ़िया है, तो ये जरा अपनी कॉपी में नोट करके रख लो, बाद में भूल जाओगे। इसका नोट वोट मैं नहीं भेजने वाला, ये तो मैं ओरल क्वेश्चन बीच में पूछ लेता हूँ। तो अगर आपको लिखना तो लिख लो, फटाफट एक लाइन लिख लो, क्या क्यों डालते हैं पानी। अब मैंने हिंदी में बोला, अपने इंग्लिश में लिखो, फटाफट लिखो, क्योंकि अगर इंग्लिश में बोलूंगा तो रट्टा मारोगे। मैंने हिंदी बोला, समझ आ गया, अब लिखो। ये क्वेश्चन मैं मेड्स को भी पूछता हूँ, उनको नहीं आता, मास्टर को पूछता हूँ, उनको भी आंसर नहीं आता, क्योंकि नेट में है नहीं, किताब में नहीं है, और ओरल में पूछ सकते हैं। आगे करूं, लिख लिया? यस सर। चलो, कैटेगरी जेड जो है माइनर हैजर्ड है, इतना ज्यादा हैजर्ड नहीं है, तो उसकी रिस्ट्रिक्शंस भी कम है। अब इसमें आता है एसीटोन। एसीटोन आप लोग यूज करते थे, याद होगा, पहले वाइटनर में एसीटोन डालते थे, अलग सी बॉटल में आता था, वाइट फ्लूइड आता था एक बॉटल में, और एक बॉटल में आता था एसीटोन। लेकिन जब से उड़ता पंजाब शुरू हुआ है, तब से ये बंद हो गया। उड़ता पंजाब आपने देखी होगी पिक्चर, उसके बाद से एसीटोन बंद हो गया। अब वो कहते हैं कि भाई एक ही पेन में सब कुछ है, यूज हुआ उठा के फेंक दो, लेकिन अलग से बॉटल में एसीटोन नहीं मिलेगा। समझ गए? उसका नशा लोग करते थे, इसीलिए अलग पेंट से के थिनर में भी तो होता है सर। बेटा पेंट का थिनर भी, पेट्रोल भी, आयोडेक्स भी, बहुत चीजें होगा, नशा होता है। मैंने एक वीडियो देखा था, एक बंदर है, उसको पेट्रोल पीने की आदत हो गई, किसी ने पता नहीं चालू कर दी, तो हर बार वो टैंकियों में जा जाके पेट्रोल पीता है। एक वीडियो देखा था मैंने, आदत बना दी, तो आदत बन के नशा चल गया उसका। एसिटिक एसिड आप लोग यूज करते हो, CH3COOH है, ये आप चाउमीन में डालते हो, क्या चीज है बताओ? चाउमीन में डालते हो अजीनोमोटो सर। सर विनेगर। अजीनोमोटो। विनेगर। विनेगर सर विनेगर। बहुत अलग चीज है, ये एसिटिक एसिड मैंने CH3COOH बताया है, विनेगर ये है एसिटिक एसिड। जो आप प्याज को डाल देते हो, पिंक हो जाता है, बड़े चाव से खाते हो ना, याद नहीं? अब होटल का मैं सीन दिखा रहा हूँ, होटल के में चटनी रखी होती है, पिंक प्याज रखे होते हैं छोटे छोटे, पिंक कैसे हो जाते हैं? वो एसिटिक एसिड या विनेगर में डालते हैं। दूसरा, चाउमीन के साथ आपको वो डालते हैं ना कि छोटी छोटी हरी मिर्च को काट के चाउमीन वो विनेगर में डाल के रखते हैं, फिर आप 2-4 चम्मच डालते हो चाउमीन में, ये विनेगर है। फिर आपका डोडास्क्लेयल बेंजीन, अब ये नहीं मुझे पता किसके लिए काम आता है। मिथाइल इथाइल कीटोन, ये भी मुझे पता नहीं किसके लिए काम आता है। लेकिन MTB पहले यूज होता था, MTB इज मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। ये अर्लियर पेट्रोल में मिक्स करते थे, बट अब उसको नहीं करते, अब बायोडीजल डालते हैं, क्योंकि इससे काफी पोल्यूशन होता है। फॉस्फोरिक एसिड बेटा आप लोग रोज पीते थे, बॉटल में काला कलर का होता है, क्या चीज है? स्ट्रॉ लगा के बड़े चाव से पीते हो, क्या चीज? कोको कोला। कोका कोला। सर। उसमें फॉस्फोरिक एसिड बहुत मात्रा में होता है, और आपको पता है कि फॉस्फोरिक एसिड जब कैरी करते हैं, उसको रबर कोटेड टैंक्स में कैरी करते हैं, क्योंकि वो स्टील को गला देगा। तो फॉस्फोरिक एसिड क्यों कोका कोला में डाला जाता है ये बताता हूँ। बेसिकली एक कैन कोका कोला में 10 चम्मच कम से कम चीनी होती है, या ज्यादा हो सकती है, मोर देन 10 स्पून ऑफ शुगर। इससे पता लग सकता है कि आपको कितनी फैटनिंग है और कितनी खतरनाक है कोका कोला। अब अगर आपने एक गिलास पानी में 10 चम्मच चीनी डाली है, आप तो उल्टी कर दोगे, प्यूक करोगे। उसको रोकने के लिए और किक देने के लिए फॉस्फोरिक एसिड है। अगर आपने एक रस्टेड नेल को कोका कोला में डाला तो क्या होगा?
साफ सुथरा नेल मिलेगा बाहर। रस्टेड नेल को बाहर निकालो, एकदम साफ सुथरा। आपने दरवाजे जो चू चू कर रहे हैं रस्टेड है, उसमें कोका कोला के ड्रॉप्स डाले, आपका आवाज करना बंद हो जाएगा। बाथरूम में आपने कमोड में डाल दिया कोका कोला, उसे साफ की एकदम फर्स्ट क्लास, हार्पिक की जरूरत ही नहीं। साउथ में इसको कीड़े मारने के लिए काम करते हैं, और ये कोका कोला से। तो बेटा आपके पेट में क्या करेगा वो, आया समझ में? यस सर। पेट साफ कर देगा एकदम। अमिताभ बच्चन पहले रोज एक लीटर कोका कोला पीता था जब वो ऐड देता था, बाद में उसके अंतड़ियों को काट के हटाना पड़ा। उसका 25% लिवर ही काम कर रहा है, उसके अंदर की चीजें सारी सड़ी गली है। उसके बाद कोका कोला पीना उसने बंद कर दिया, ऐड भी बंद कर दी। अंग्रेजों का क्या है, नाश्ते के साथ कोका कोला, लंच के साथ भी कोका कोला, डिनर में भी कोका कोला, बाद में वही कोका कोला बन जाते हैं। यूरिया आपके खाद है, यूरिया इज योर खाद। तो ये सारी आपके कैटेगरी जेड है। फिर आता है अदर सब्सटेंस। अदर सब्सटेंस क्या है? जैसे मोलासिस है, पानी में डालो तो कोई पोल्यूशन नहीं। गुड़ जो है, पिघला हुआ गुड़, मोलासिस, ये अदर सब्सटेंस है। फिर आपका एप्पल जूस, ये अदर सब्सटेंस है, इसको पानी में डालो कोई पोल्यूशन नहीं। तो इसको चैप्टर्स 18 ऑफ आईबीसी कोड में इसमें पब्लिश किया हुआ है। बाकी एक्स वाई एंड पार्ट ऑफ जेड आपका चैप्टर 17 में है, और पार्ट ऑफ जेड इज इन चैप्टर 18। तो इसमें अगर पानी में डालो तो कोई हार्म नहीं है। एग्जाम्पल आ गया एप्पल जूस, क्ले स्लरी, कोल स्लरी, डेक्सट्रोस सॉल्यूशन जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, मोलासिस, पानी, काउलिन स्लरी। काउलिन स्लरी हमारे एंटी एसिड्स में काम आते हैं। क्ले स्लरी, क्ले का जो मिक्सचर है, कोल के जो नीचे जो पानी बन गया, वो अगर पानी में डालोगे तो कोई हार्म नहीं। सो एनेक्स 2 में स्पेशल एरिया एक ही एरिया है, विच इज अंटार्कटिक सी, साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ, और इसमें सब एनेक्स 2 के डिस्चार्जेस प्रोहिबिटेड है। बाकी इसमें बाकी जगह में अलाउड है। तो अभी आपको कराएंगे ये टेबल, बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। पूरा डिस्चार्ज क्राइटेरिया आपको इसमें आता है। तो मैं शुरू करता हूँ एक एक पॉइंट से। VCH कोड था बल्क केमिकल कोड, इंटरनेशनल बल्क केमिकल कोड 86 से पहले, जुलाई से पहले इसको BCH कोड कहते थे, और 86 के बाद वो IBC कोड आया। तो एक इसमें आया 86 से 2007 के बीच में जो शिप्स कंस्ट्रक्टेड है, न्यू बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड आफ्टर 2007, और अदर शिप्स which are other ships other than chemical tankers constructed before 2007। क्या क्या क्राइटेरिया है, इसको जरा एनलार्ज करता हूँ क्योंकि छोटा आ रहा है, एनलार्ज करता हूँ। तो एक्स कैटेगरी का लिखा है कि आपको पहले वॉश करना पड़ेगा। प्री वॉश का मतलब है कि आपने डिस्चार्ज किया कार्गो। अब इसमें क्या है कि पहले आपको एक टैंक क्लीनिंग करनी पड़ेगी अलोंग साइड द शिप, अलोंग साइड द जेटी। एम्बिएंट टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर में वॉश करोगे और वो सारा पानी शोर में भेजोगे, उसको कहते हैं प्री वॉश। उसके बाद सर्वेयर आएगा, देखेगा भाई प्री वॉश सही है, और उस टाइम स्ट्रिपिंग होती थी 350 लीटर, पहले की बात कर रहे हैं, अभी तो 75 लीटर है। स्ट्रिपिंग का मतलब है जब हमने स्ट्रिप किया टैंक को, तो हमारे पाइपलाइन और टैंक, उस टैंक में 350 लीटर से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो ड्रेन कॉक से सब मेजर करेंगे। तो उस टाइम हमारे पंप्स, गियर पंप होते थे, वो इतने इफेक्टिव नहीं थे, तो इसलिए हमने 350 लीटर की बात की थी। अब जब हमने स्ट्रिपिंग कर दी, प्री वॉश हो गया, तो सर्वेयर आके चेक करेगा कि भाई यहाँ 0.1% से ज़्यादा कंटेंट तो नहीं है, 0.01%, नॉट 1%, 0.01% से ज़्यादा कंटेंट तो नहीं बाय वेट जो बचा है। तो उसके बाद आई थिंक 0.1 है कि 0.01, आई हैव टू कंफर्म, इज इट 0.1 और 0.01, आई थिंक इट इज 0.1।
0.1% है, नॉट 0.1%. So surveyor will come and write in your cargo record book कि भाई your tank cleaning is done as per Annex 2. अब आप इसकी your pre-wash has been done as per your Annex 2. Now you can do tank cleaning. तो जब वो करे लिखेगा उसमें, so you can start tank cleaning when you are in the open sea more than 12 nautical miles from land. आपका पानी का डेप्थ होगा 25 मीटर, वहां जहां आप अंडर वाटर डिस्चार्ज से करोगे, ओवर द वाटर नहीं होगा, अंडर वाटर होगा. आपकी स्पीड होगी 7 नॉट कम से कम, और आप एंड रूट हो गए. अगर आपके इंजन नहीं चल रहे और टोइंग चल रहा है तो आपकी स्पीड होगी 4 नॉट. ये स्टेबल में नहीं है बट आपके थ्योरी में है. तो 4 नॉट कम से कम स्पीड होगी, वो भी लिखना है. बिटवीन 86 एंड 2007 प्री वॉश वही करना है. अब स्ट्रिपिंग कम होगी 150 लीटर्स, और उसके बाद जब टैंक क्लीनिंग करोगे तो discharge will be underwater more than 12 nautical miles, greater than equal to 12 nautical miles. Depth will be greater than equal to 25 meters. Speed will be greater than equal to 7 knots. En route, आपके इंजन नहीं चल रहे, आप टो कर रहे हैं, तो greater than equal to 4 knots. On new building ships, after 2007 January, pre-wash will be there for category X. स्ट्रिपिंग टू 75 लीटर्स. स्ट्रिपिंग का मतलब है जब हमने पूरा डिस्चार्ज कर दिया फ्रॉम प्रामो पंप्स, तो आपके टैंक एंड पाइपलाइन में इन दैट टैंक विल नॉट हैव मोर देन 75 लीटर्स कंटेंट. टैंक क्लीनिंग करेंगे 12 माइल पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 12 माइल्स, 25 मीटर वाटर डेप्थ, 7 knots en route, 4 knots when being towed. For other chemical tankers constructed before 2007, X category carriage is prohibited. For Y categories, now the pre-wash is not to be done for the entire cargo. इसमें दो solidifying substances and highly viscous substances. Solidifying substances है certain temperature में वो जम जाएंगे. तो इसकी डिटेल ये आपके केमको जो केमिकल टैंकर के कार्गो में कराते हो वो बताएंगे कि सॉलिडिफाइंग एंड हाईली विस्कस सब्सटेंस क्या है. तो ये बेसिकली जब आप टैंक क्लीनिंग करोगे इनकी करनी पड़ेगी. हाईली विस्कस है मतलब जैसे आपका शहद है, बहुत विस्कस है, तो अगर आपने प्री वॉश नहीं किया तो वो जम जाएगा, उसके बाद आप टैंक क्लीनिंग कर नहीं सकते. तो प्री वॉश आप नॉर्मल टेम्परेचर में करोगे, शोर पे डिस्चार्ज करोगे. टैंक क्लीनिंग आप गर्म टेम्परेचर से कर सकते हो एज पर योर टैंक क्लीनिंग गाइड. स्ट्रिपिंग होगा 350 लीटर्स, 12 nautical miles, greater than equal to 25 meter depth, 7 knots en route, 4 knots जब आपको टो करें. From 86 to 2007 Y कैटेगरी में प्री वॉश होगा सॉलिडिफाइंग एंड हाईली विस्कस सब्सटेंस ओनली इनके लिए. स्ट्रिपिंग होगी 150 लीटर्स, 12 nautical miles, 25 meter depth, 7 knots en route, 4 knots when being towed. अब आता है Y category for new building ships after 2007 1st January. तो इसमें प्री वॉश होगा सॉलिडिफाइंग एंड हाईली विस्कस सब्सटेंस के लिए. स्ट्रिपिंग टू 75 लीटर्स. Distance from shore will be greater than equal to 12 nautical miles. Depth will be greater than equal to 25 meters. Speed will be greater than equal to 7 knots en route, greater than equal to 4 knots when being towed. Other ships constructed before 2007, Y category cannot be carried. Now for your Z category, for 86 and before 31st July BCH कोड के बेसिस पे स्ट्रिपिंग होगी. इसमें प्री वॉश होगा नहीं. Z कैटेगरी में नो प्री वॉश. तो डायरेक्ट हमने स्ट्रिपिंग की. अब स्ट्रिपिंग के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया कि 950 लीटर अलाउड है. बाकियों के लिए 350 था, इसके लिए 950 लीटर्स. 12 nautical mile and above,
25 meters and above water depth, 7 knots en route, 4 knots when you are being towed. अब 86 to 2007 shipping reduce होगी 350 liters for Z, 12 nautical miles, 25 meter depth, 7 knots en route. Now for new building after 2007, stripping to 75 liters, greater than equal to 12 nautical miles, 25 meter depth, 7 knots en route, 4 knots when being towed. अब इसमें कैटेगरी आ जाएगी फॉर अदर शिप्स, जेड कैटेगरी कैरी कर सकते हैं और स्ट्रिपिंग टू बी टू मैक्सिमम एक्सटेंट. उन्होंने नहीं बताया कितना अमाउंट बचना है, मैक्सिमम जितना आप स्ट्रिप कर सकते हैं करो. डिस्टेंस विल बी 12 नॉटिकल माइल्स, अंडर वाटर डेप्थ विल बी 25 मीटर्स. पाइप लगा के नीचे करोगे, अंडर वाटर आप डिस्चार्ज करोगे. 7 नॉट स्पीड होगी, एन रूट होगा और बीइंग टोड 4 नॉट्स. तो अदर सब्सटेंस के लिए कोई कैरेज रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है इसके लिए. आप आराम से लोड कर सकते हो, पानी में डाल सकते हो. पहले 86 से पहले अंडर वाटर डिस्चार्ज वाज ओनली फॉर एक्स एंड वाई. बिटवीन 86 एंड 2000 अंडर वाटर डिस्चार्ज वाज ओनली फॉर एक्स एंड वाई. After 2007 1st January, all three categories had underwater discharge requirement. तो आपको याद करने के लिए आप याद करो स्ट्रिपिंग 350, 350, 950, 150, 150, 350, 75, 75, 75, ये याद करो. इन तीनों में प्री वॉश है, इन तीनों में प्री वॉश फॉर हाईली विस्कस एंड सॉलिडिफाइंग सब्सटेंस, बाकी सब सेम. और इन दोनों में रेड कर दो कैरेज प्रोहिबिटेड, इसमें कर दो स्ट्रिपिंग टू मैक्सिमम एक्सटेंट 12, 25, 7 एन रूट 4. और XY, OS में नो कैरेज रिक्वायर्ड. तो आसानी से आप इसको याद कर सकते हो. हाँ भाई, इसमें कोई तकलीफ तो बोलो याद करने में, तरीका भी बता दिया. हाँ भाई, कोई तकलीफ है याद करने में? कर सकते हो? यस सर. यस सर कर लीजिए. याद कर सकते हो ना, तो बहुत आसानी से कर लो. 25 नंबर पूरे मिल जाएंगे. स्कोरिंग है ये पूरा. तरीका बता दिया, अब आसानी से याद कर लो. तो वही चीज अभी थ्योरी में करा रहे हैं, फटाफट करते हैं. 350 लीटर XY जो कर रहे हैं इसको आगे कर देते हैं 950. अच्छा, अब इसमें क्या होता था, PNA मैनुअल में एक परफॉर्मेंस टेस्ट होता था, तो उसके हिसाब से कहते थे कि कितना आपका रेसिड्यू बचना चाहिए. तो हर एक पंप का परफॉर्मेंस टेस्ट होता था और उसके मेजरमेंट से आप कितनी स्ट्रिप कर सकते हो उस पंप से, वो आपके PNA मैनुअल में लिखा जाता. तो वही चीज हो गया. 86 और 2007 के बीच में 150 लीटर है XY का और 350 लीटर है Z का. यही मैंने आपको बताया, और उसके हिसाब से परफॉर्मेंस टेस्ट होगा. 1 जनवरी 2007 के बाद ऑन और आफ्टर में XYZ सबका 75 लीटर है, इंक्लूडिंग टैंक रेसिड्यू, इंक्लूडिंग टैंक रिमेनिंग ROB एंड पाइपलाइन. और इसमें ये लिखा हुआ है इन द टैंक एंड इट्स एसोसिएटेड पाइपिंग, उनमें 75 लीटर से ज्यादा नहीं होगा. उसके हिसाब से परफॉर्मेंस टेस्ट कैरी किया जाएगा. So pumping performance test will use water as test medium. Normally fresh water use करते हैं. And ships category to certified to carry XYZ shall have underwater discharge. अब slop tanks कोई मैंडेटरी नहीं है, और क्योंकि स्लॉप टैंक्स में भी कार्गो लोड कर सकते हैं, बट ऑयल टैंकर में स्लॉप टैंक मैंडेटरी था. तो इन दिस एनेक्स they do not require fitting of dedicated slop tanks. They may be needed for certain washing procedures, क्योंकि उसमें पानी डाल के, केमिकल डाल के, गर्म करके रीसर्कुलेट करते हैं, तो स्लॉप टैंक यूज करते हैं टैंक क्लीनिंग के लिए. अदरवाइज यू कैन यूज कार्गो टैंक ऑल्सो एज स्लॉप टैंक. यहाँ ऐसा मैंडेटरी नहीं है. सो डिस्चार्ज क्राइटेरिया आपको बता दिया था. एन रूट 7 नॉट्स, 4 नॉट्स इन केस ऑफ नॉन
self propelled matlab towed. Discharge should be below water line, and discharge should be not less than 12 nautical miles and not less than 25 meters the depth of water. अब आता है पीएनए मैनुअल. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके केमिकल टैंकर्स के लिए. पीएनए मैनुअल अगर वो नहीं होगा तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं दिया जाएगा. तो आपके पीएनए मैनुअल, एसएमपीपी, ये दो जरूरी है टू गेट योर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस. सो ये आइडेंटिफाई करता है कि आपके अरेंजमेंट और प्रोसीजर एंड अरेंजमेंट क्या है. इसका मतलब टैंक क्लीनिंग प्रोसीजर क्या है, हीटिंग प्रोसीजर क्या है, लोडिंग प्रोसीजर क्या है, अनलोडिंग प्रोसीजर क्या है, कौन सी पाइपलाइंस हैं, अगर आपका वाल्व खराब हो गया तो क्या करोगे, अगर आपका पंप खराब हो गया तो क्या करोगे, वो सब दिया जाएगा. तो इसमें आपके कार्गो हैंडलिंग, टैंक क्लीनिंग, स्लॉप हैंडलिंग, रेसिड्यू डिस्चार्जिंग, बैलास्टिंग, डीबैलास्टिंग सब आएगा. So each chemical tanker should have PNA manual, and it's concerned about marine environmental aspect of cleaning of cargo tanks, discharge of cargo residues, which may be mixed or may not be mixed with washing media. And the result of stripping test, जो आपका performance test है of each pump, is recorded in this PNA manual. So this, along with cargo record book and certificate of fitness or COF, will be checked by flag state and port state to comply with Annex 2. तो कार्गो रिकॉर्ड बुक, अब यहाँ ऑयल रिकॉर्ड बुक नहीं है, कार्गो रिकॉर्ड बुक है. तो एवरी शिप टू कैरी कार्गो रिकॉर्ड बुक, और इसमें अपडेटेड होना चाहिए, एंड इट शुड बी रेडी फॉर इंस्पेक्शन बाय पोर्ट स्टेट कंट्रोल और फ्लैग स्टेट. तो आपको मास्टर को एक PDF कॉपी बना के रखनी चाहिए, ट्रू कॉपी, क्योंकि अगर गुम गया तो द मास्टर एंड चीफ ऑफिसर विल बी इन प्रॉब्लम. सो द कॉपी so made should be certified by master as true copy, because it is admissible in judicial proceeding as evidence of facts in the entry. Suppose एक पोल्यूशन होगी उस पोर्ट में, आपने कहा हमारे से तो है नहीं, आपने एंट्री की हुई कि आपसे नहीं है, तो आपको कोर्ट बरी कर सकता. So it is evidence. So cargo record book should be kept in a place where it is readily available for inspection, except in case of unmanned ships, जहाँ वो towing चल रही है तो उसमें टग के पास, अनमैन्ड शिप में टग के पास, अदरवाइज वो ब्रिज पे रहेगा, अदरवाइज वो चीफ ऑफिसर के पास होगा या मास्टर के पास होगा. It shall be retained for a period of 3 years after last entry. और एक्सीडेंटल डिस्चार्ज होगा, और अब मिक्सचर कंटेनिंग सब्सटेंस ऑफ डिस्चार्ज, ये सारा इसमें लिखा जाएगा. तो उसमें रीजन देना पड़ेगा क्यों एक्सीडेंटल डिस्चार्ज हुआ. एंड ईच एंट्री शुड बी साइंड बाय चीफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ऑपरेशन, एंड ईच पेज शैल बी इनिशियल्ड बाय द मास्टर. अब क्या क्या एंट्रीज होती हैं कार्गो रिकॉर्ड बुक में. So, जब आपका ऑपरेशन खत्म हो जाए, लोडिंग, अनलोडिंग, इंटरनल ट्रांसफर, प्री वॉश, टैंक क्लीनिंग, इन सब की एंट्रीज आपकी कार्गो रिकॉर्ड बुक में होगी. सो हियर यू हैव टू रिमेंबर द ऑपरेशनल कोड. आपके कोड दिया होता है, किस कोड में ABCDE वो कोड्स दिए हैं, आइटम नंबर, और इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, इस सिस्टम में डाल के रखना. आप उल्टा नहीं डाल सकते. क्रोनोलॉजिकल मतलब जैसे घड़ी की सुई की जैसे, वैसे लिखना. अब जैसे अपना ऑपरेशनल कोड A है, लोडिंग है, तो प्लेस ऑफ लोडिंग, आइडेंटिटी ऑफ टैंक्स, नेम ऑफ सब्सटेंस, कैटेगरीज. B ऑपरेशनल कोड में इंटरनल ट्रांसफर हो गया, नेम ऑफ टैंक्स, किस टैंक से किस टैंक किया, क्या ये टैंक खाली किया, इफ नॉट क्वांटिटी और ROB इन टैंक. Unloading में place of unloading, identity of tanks unloaded, where the tanks emptied, and does the PNA manual require pre-wash with disposal to reception facility, वो आपको लिखना पड़ेगा. तो अगर आपका failure of pumping system या stripping system
have to mention that. Then mandatory pre-wash requirements for X and Y. X में तो सबके लिए, Y only solidifying and highly viscous substance के लिए. So they should be as per PNA manual. Here you have to write which tanks were pre-washed, washing method, was it transferred to shore or not. There are cleaning of cargo tanks except pre-wash and final wash and ventilation. यहाँ टाइम होगा कौन से कैटेगरीज में आपने किया. टैंक वॉशिंग ने को आपने सी में डाला अंडर वाटर डिस्चार्ज से या शोर रिसेप्शन फैसिलिटी. डिस्चार्ज इनटू सी ऑफ टैंक वॉशिंग्स में identify the tanks which are used for that time when you started the pumping, time when you stop, ship speed. G operational code में ballasting of cargo tanks for heavy weather ballast, which tanks were ballasted, time of start of ballasting. H was discharge of ballast water from cargo tanks, that is your heavy weather water is discharged. अब ये oil discharge monitoring system से नहीं होगा. This is chemical tanker. तो इसमें आप सी में डालोगे आइडेंटिटी ऑफ टैंक्स, डिस्चार्ज ऑफ बैलेस्ट, टाइम आपने स्टार्ट किया, कब स्टॉप किया, एंड शिप स्पीड ड्यूरिंग डिस्चार्ज. नाउ इफ यू हैव एन एक्सीडेंटल डिस्चार्ज और एक्सेप्शनल डिस्चार्ज, टाइम व्हेन इट अकर्ड, कितनी क्वांटिटी डिस्चार्ज हुई, व्हाई डिस्चार्ज, वो जनरल रिमार्क्स लिखने हैं. नाउ ऑथराइज्ड सर्वेयर इज कमिंग टू मॉनिटर योर टैंक आफ्टर प्री वॉश. He'll write identity of tanks, skin code kiya, whether tanks emptied, whether pipeline was emptied, was the pre-wash as per PNA manual, have the washings resulting from pre-wash being discharged ashore, other tanks empty, is exemption given for pre-wash, why, name and signature of authorized surveyor, his organization, the government agency for which the surveyor is working. And any additional operational procedure like you have pump failure, then you have to mention here, or if you have missed an entry, you can make a letter code K and enter here in this. अब all these ships are subjected to various surveys. सभी ship के ऐसे ही survey होते हैं. एक होता है initial survey, that is before your ship has been put in service for the first time. तो यहाँ कंप्लीट सर्वे होगा स्ट्रक्चर का, इक्विपमेंट का, सिस्टम का, अंडर वाटर डिस्चार्ज, फिटिंग, एवरीथिंग विल बी चेक. So they check that all these fittings are applicable to your Annex 2. Now after 5 years, after 5 years तो नहीं, मतलब validity of the certificate is 5 years. So within 3 months of expiry, you have to do a renewal survey. If your expiry is December, then you can do renewal on October, November, or before your expiry. So the renewal survey will ensure your structure, equipment, fittings, arrangements, material is complying to Annex 2. In between you'll have annual survey every year, और एक intermediate survey होगा जो ±3 months पे होगा. अब ये इंटरमीडिएट सर्वे एक बार दिखा देता हूँ आपको कि कैसे होता है ये इंटरमीडिएट सर्वे सेकेंड एनुअल सर्वे या थर्ड एनुअल सर्वे के साथ. ये आपको डायग्राम से समझा दें. अब क्या है कि ये आपका इनिशियल सर्वे हुआ, ये 5 साल का सर्वे है. इनिशियल सर्वे हुआ, फर्स्ट सर्वे हुआ, सेकंड सर्वे हुआ, थर्ड सर्वे हुआ, फोर्थ एनुअल सर्वे, फिर रिन्यूअल सर्वे. तो पहला जो सर्वे है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हम ±3 months कर सकते हैं. जैसे ये दिसंबर में है, ठीक है, इनिशियल सर्वे आपका हुआ
सपोज 2020 में दिसंबर में फर्स्ट एनुअल सर्वे होगा दिसंबर 2021 में, इसको हम 3 महीना पहले या 3 महीना बाद में कर सकते हैं। सेकेंड एनुअल सर्वे को भी 3 महीना पहले 3 महीना बाद में कर सकते हैं। थर्ड एनुअल को भी 3 महीना पहले 3 महीना बाद में कर सकते हैं। सिमिलरली फोर्थ 3 महीना पहले 3 महीना बाद में कर सकते हैं। रिन्यूअल को हम 3 महीना पहले से कर सकते हैं, बाद में नहीं। बाद में करेंगे तो एक्सपायर हो जाएगा, तो 3 महीना पहले से कर सकते हैं। अब सेकेंड एनुअल सर्वे ये वाला है, थर्ड एनुअल सर्वे ये वाला, थर्ड एनुअल सर्वे ये वाला। तो इसको मैंने, ये वाला सर्वे है और एक ये वाला सर्वे है। तो सेकेंड एनुअल सर्वे को मैंने यहाँ ये ज्वाइन कर रहा है, ये वाला सपोज ये वाला है सेकेंड एनुअल सर्वे, तो इसको मैंने 3 महीना पहले 3 महीना बाद किया। थर्ड एनुअल सर्वे को 3 महीना पहले किया, 3 महीना बाद में। इसको मैंने 3 महीना बाद किया और इसको 3 महीना पहले किया, तो हम इंटरमीडिएट सर्वे को कर सकते हैं आइदर ऑन सेकेंड एनुअल सर्वे और थर्ड एनुअल सर्वे। इस तरह से हम क्लब कर सकते हैं, क्योंकि अलग से सर्वेयर बुलाने की जरूरत नहीं है। सर जैसे आपने बताया 3 महीना पहले 3 महीने बाद में, अगर फर्स्ट सर्वे अपन ने 3 महीने बाद में करवाया तो सेकंड सर्वे की डेट जो फर्स्ट सर्वे करवाया है उसके बाद में होगी, साल भर बाद में। मैं फिर से समझाते हैं। तुम्हारा जैसे ये इनिशियल सर्वे किया हमने, वो तो हमने जब अब जहाज खरीद लिया, सपोज हमने ये लाइन खींची, ठीक है, सपोज मैंने ये बॉन्ड बना दिया फर्स्ट ईयर। इनिशियल सर्वे, पहला सर्वे ये किया हमने 1 साल के बाद, दूसरा सर्वे हमने ये किया, तीसरा सर्वे ये किया तीसरे साल, चौथे साल ये किया, अब 5वें साल हमने रिन्यूअल सर्वे ये किया। तो इसको हम 3 महीना पहले कर सकते हैं, इन सभी को हम 3 महीना पहले 3 महीना बाद में कर सकते हैं। इसको तो हम इनिशियल कर दिया, इसको 3 महीना पहले बाद का चक्कर नहीं। हाँ, अब क्या क्वेश्चन, अब पूछो, मैंने बनाया हुआ, अब पूछो क्या करना है। सर क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे अपन ने फर्स्ट सर्वे करवाया इनिशियल के बाद 3 महीने बाद में करवाया वो, तो जो सेकंड है। सर्वे रहेगा उसकी जब करवाना रहेगा सर्वे, वो डेट जो नहीं, फर्स्ट वो ही सर्वे रहेगी। करवाया। देखो नहीं, मैं पहले समझा देता हूँ। सपोज ये मेरे को सर्टिफिकेट मिला है जनवरी 2021 में, सर्टिफिकेट मिल गया, नया सर्वे, ठीक है, नया Yes, सर्वे sir. हमें 2020 में। तो मुझे रिन्यूअल कराना है फर्स्ट एनुअल सर्वे 2022 में कराना है, ठीक है। तो मैं उसके, ये हमारी डेट जो आएगी, साइन करेंगे तो यही डेट आएगी, ठीक है। ये हमारा, हमारी एक्सपायरी कब है इसकी, 26 पे है, ठीक है, एक्सपायरी मेरी 26 है। अब इसमें आइडियली आई कैन डू इट ऑन जनवरी 2022 फर्स्ट सर्वे, ठीक है। आइडियली आई विल डू जनवरी 2022 फर्स्ट एनुअल सर्वे। मैं उसको 3 महीने पहले या बाद में करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं उसमें एंडोर्स करूंगा 3 महीने पहले या बाद में। 3 महीने पहले हो गए नवंबर से अप्रैल तक, मैं कभी भी करा सकता हूं वो सर्वे, ये वाला, और उसको स्टैम्प कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नवंबर से 6 महीने का गैप हो गया ना, 3 महीने इधर 3 महीने उधर। सपोज इसको मैंने ये गैप लगाया और ये गैप लगाया, तो मैं इसको 3 महीना पहले करूं या 3 महीना बाद करूं, कोई प्रॉब्लम। 3 महीने पहले करूं, 3 महीने बाद करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली अगर मैंने सेकेंड एनुअल सर्वे किया, मैं उसको 3 महीने पहले करूं या 3 महीने बाद करूं, कोई बात नहीं। इसी तरह मेरा ये सर्वे है, थर्ड एनुअल सर्वे, 3 महीना पहले किया
या 3 महीने बाद किया, कोई बात नहीं। अब मेरा एक और सर्वे आता है, इंटरमीडिएट सर्वे, जो 2.5 साल में आता है। ये 2.5 साल में आ रहा है, ये इंटरमीडिएट सर्वे। अब मैंने इसको 3 महीने पहले किया, 3 महीने बाद किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इंटरमीडिएट सर्वे को मैं 3 महीने पहले कर सकता हूँ, 3 महीने बाद कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। तो मैंने इसको या तो सेकेंड एनुअल सर्वे के साथ करना है, तो सेकेंड एनुअल सर्वे के साथ अगर मैंने ये वाला जो है इसको सपोज मैंने ब्राउन कर दिया, मैं वैसे समझा रहा हूँ कि कैसे मैंने इसको क्लब किया, इसको ब्राउन कर दिया, ठीक है। 3 महीने बाद किया, इंटरमीडिएट सर्वे को 3 महीने पहले कर दिया मैंने, तो इंटरमीडिएट सर्वे है, इसको मैंने 3 महीने पहले कर दिया। 3 महीने पहले इसका मतलब ऑरेंज, तो इसका मतलब मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया। सेकेंड एनुअल सर्वे और इंटरमीडिएट सर्वे को मैं करा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम डेट पे। सेकेंड एनुअल सर्वे ब्राउन में हमने आगे कर दिया, इंटरमीडिएट सर्वे को 3 महीने पहले कर दिया, कंबाइन कर दिया, कोई बात नहीं। अब मैंने थर्ड एनुअल सर्वे के साथ कैसे किया? थर्ड एनुअल सर्वे जो है उसमें मैंने सपोज ये येलो कर दिया, 3 महीना पहले किया थर्ड एनुअल सर्वे, और इंटरमीडिएट सर्वे जो मेरा 2.5 साल में आता था, अब जनवरी से 2.5 साल ले लो तो वो डेट पे आ जाएगा। तो मैंने इंटरमीडिएट सर्वे को इंस्टेड ऑफ सेकंड मैंने कहा कि मैं थर्ड से के साथ करता हूँ, सेकंड के साथ नहीं करता। सेकंड मैंने अपने टाइम पे किया, मैंने जनवरी 2022 में ही कर दिया फर्स्ट एनुअल सर्वे। सेकंड एनुअल सर्वे मैंने सेकेंड एनुअल सर्वे मैंने जनवरी 2023 में कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने कहा कि मैं इंटरमीडिएट सर्वे इसके साथ नहीं, मैं इसके साथ करूँगा, थर्ड के साथ करूँगा। तो थर्ड मेरा आता है 3 साल बाद, मतलब जनवरी 2024 पे आता। 3 महीने पहले मैंने कहा कि 3 महीने पहले इसको कर दूं और इंटरमीडिएट को 3 महीने बाद कर दूं। तो इंटरमीडिएट को 3 महीने बाद मतलब ये डेट आई। अब इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो मैंने इसको इस लाइन पे थर्ड एनुअल सर्वे के साथ कर लिया इंटरमीडिएट सर्वे। अब आया क्लियर कैसे किया? इसमें कोई डाउट? कलर से दिखा दिया है, आपके सामने करूं बेटर रहता है, राजा ने आपको सिर्फ दिखा दूं फोटो, उससे नहीं समझ आएगा। अब समझ आ गया? यस सर। अब क्लियर हो गया ना? क्योंकि सिर्फ आपको फोटो दिखाने से होता नहीं है, पहले मैं बनाऊंगा आपके सामने तभी होगा, इसलिए मैंने आपके सामने बनाया है। वो फोटो दिखाने से आपको समझ आया नहीं। सर एक डाउट और है सर। हाँ बोलो बोलो। सर ये न्यू वेसल और ओल्ड वेसल का चेंज होगा या सबका सेम ही रहेगा सर? न्यू वेसल सपोज आपने सेकेंड हैंड जहाज खरीद लिया, फ्लैग स्टेट Yes, चेंज sir. हो गया, हाँ, तो फिर इनिशियल सर्वे जिस दिन आपने खरीदा वहां से शुरू होगा ना? यस सर। भाई फ्लैग स्टेट चेंज हो गया, तो जिस दिन आपने खरीदा वहां से इनिशियल सर्वे शुरू हुआ। सेकेंड हैंड शिप है, फ्लैग स्टेट चेंज होगा तो फिर से सब कुछ होगा ना, पुराने फ्लैग स्टेट से Yes. थोड़ा काम चलाएंगे। अब आया समझ? चाहे वो Yes, sir. नया जहाज Thank लो या सेकेंड हैंड। ठीक है, चलो फिर ब्रेक लेते हैं, देन 20-15 मिनट बाद शुरू करते हैं। ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।